दुनिया में किताबों की कमी नहीं है और अच्छी किताबों की तो कतई नहीं। मैंने कई बार ये महसूस किया है कि किताबें भाषा की बंदिशों के कारण, किताबों के बारे में जानकारी के अभाव के कारण या वक्त की पाबंदियों के कारण आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस चैनल के जरिए ये कोशिश है कि कुछ नॉन फिक्शन किताबों की समरी आप तक लाई जाए, जिससे उस किताब के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो और अगर किताब पढ़ने का मौका ना मिले तो कुछ जानकारी ही मिल जाए। मैंने हर संभव कोशिश की है कि पर्सनल व्यूज़ ना बाहर आएं और सिर्फ किताब की कहानी की ही बात हो। सारांश में आज हम बात करेंगे स्टीवन लेविट और स्टीफन ड्यूबनर की लिखी किताब फ्रीकोनॉमिक्स की। लेविट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और इनका नाम दुनिया के प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में लिया जाता है। ड्यूबनर न्यूयॉर्क टाइम्स मैगज़ीन के पूर्व संपादक हैं और कई मशहूर किताबों के लेखक हैं। किताब करीब 250 पन्नों की है और 2005 में प्रकाशित हुई थी। फ्रीकोनॉमिक्स हमारे समय की सबसे ज़्यादा पसंदीदा किताबों में से है और इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़, पॉडकास्ट, रेडियो शोज़, ब्लॉगिंग साइट्स वगैरह भी बन चुकी हैं। ये डेटा और स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल से सामाजिक जीवन और लोगों की मानसिकता को समझने के लिए बेहतरीन किताब है। किताब में मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर चर्चा की गई है। इंसेंटिव्स या प्रोत्साहन मानव जीवन की बुनियाद या आधारशिला हैं। नंबर 2, कन्वेंशनल विजडम या पारंपरिक ज्ञान अक्सर गलत सिद्ध होता है। नंबर 3, कई बार बड़े और नाटकीय प्रभावों के पीछे छोटे कारण होते हैं जो नाकाबिले तसव्वुर होते हैं। नंबर 4, एक्सपर्ट्स कई बार अपनी इंफॉर्मेशनल एडवांटेज को सिर्फ अपना एजेंडा साधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी मुद्दा है कि अगर ये ठीक ठाक पता हो कि किन आंकड़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है तो दुनिया की काफ़ी जटिलताएं ख़त्म हो सकती हैं या कम से कम उन्हें समझने में सहायता मिल सकती है। इंसेंटिव्स या प्रोत्साहन को लेकर कई जगह से तथ्य इकट्ठा किए गए और एक खाका खींचने की कोशिश की कि किस तरह ये हमारी जीवन शैली और हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। पहला प्रयोग हुआ डे केयर सेंटर्स पर। कई बार यहाँ पेरेंट्स शाम को अपने बच्चों को लेने के लिए देरी से पहुँचते हैं। इकोनॉमिक्स ने सलाह दी कि देरी से आने वाले पेरेंट्स पर फ़ाइन लगाया जाए और देखा जाए कि इसके क्या नतायज निकलते हैं। फ़ाइन लगाया गया $3 फ़ी बच्चा 10 मिनट लेट के लिए। देखने में आया कि इस फ़ाइन का और उल्टा असर पड़ा। जहां पहले औसतन हर हफ्ते 8 लोग देरी से आते थे, वो बढ़कर 20 हो गए। हर महीने $380 ज़्यादा देकर वो रोज़ बिना अपराध बोध महसूस किए लेट आ सकते थे। इकोनॉमिक्स इंसेंटिव्स के ही अध्ययन का नाम है। बचपन से ही इसका प्रवेश हमारी ज़िंदगी में हो जाता है। मसलन अगर हम गलत काम करते हैं तो डांट पड़ती है, अच्छा काम करते हैं तो इनाम मिलता है। 3 मुख्य पहलू जो इंसेंटिव्स के देखने में आते हैं वो हैं इकोनॉमिक, सोशल और मॉरल, यानी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक। अगर हम ये सोचें कि जब हर किसी के पास मौका है तो दुनिया में इतने कम अपराधी क्यों होते हैं? क्योंकि अपराध करने के नकारात्मक इंसेंटिव्स ज़्यादा हैं। जेल, सामाजिक बहिष्कार और फिर नैतिक बिंदु तो है ही, पर ज़रूरी है कि इंसेंटिव्स का मूल्य या उसकी अहमियत पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे रक्तदान करने की बजाय कोई कहे कि तो 100-200 रुपये में खून बेच दो तो शायद लोग ना करें, क्योंकि रक्तदान करने का नैतिक प्रोत्साहन उसके आर्थिक मूल्य से ज़्यादा है। इंसेंटिव्स ही तो कारण है कि लोग धोखाधड़ी भी करते हैं। चीटिंग और इंसेंटिव्स के रिश्ते को साबित करने के लिए 2 ग्रुप्स के आंकड़ों पर रिसर्च की गई। एक है शिक्षक और दूसरा तबका है जापान में सूमो पहलवान का। अमेरिका में शिकागो पब्लिक स्कूल सिस्टम्स में अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए हाई स्टेक्स टेस्टिंग होती है। बच्चों के ग्रेड्स टीचर्स और स्कूल पर भी असर डालते हैं। इन इंसेंटिव्स की वजह से जब स्कूल के टेस्ट डेटा का विश्लेषण किया तो पता चला कि करीब 5% क्लासरूम्स में शिक्षकों ने चीटिंग की, खुद गलत जवाब हटा के सही जवाब लगाए। मैं दोहराना चाहूँगा कि ये आंकड़े इकट्ठा करने और उन्हें एनालाइज करने के तरीके बहुत ही तफसील से दिए गए हैं किताब में, जिनकी बात सारांश में नहीं हो पाती। खैर, इसी तरह सूमो रेसलिंग है जो जापान में सम्मान और संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें पहलवानों की रैंकिंग बहुत मैटर करती है। रैंकिंग का सीधा असर उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति पर पड़ता है। रैंकिंग तय करने के लिए साल में 6 टूर्नामेंट होते हैं और हर टूर्नामेंट में 15 मैच होते हैं। 15 में से 8 जीतना जरूरी होता है अपनी रैंकिंग बरकरार रखने के लिए या सुधारने के लिए। तो टूर्नामेंट के आखिरी दिन उन 2 पहलवानों के दंगल के डेटा एनालाइज किए जो 8, 6 और 7-7 के स्कोर पर थे।
देखा गया कि 7-7 वाले 80% मैच जीते और उनके अगले मैचेस के डेटा से साबित हुआ कि 8-6 वालों ने उन्हें जानबूझकर जीतने दिया। सूमो रेसलिंग और सूमो कम्युनिटी पर काफ़ी इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं करप्शन और याकुज़ा माफिया से संबंधों को लेकर। तो अगर ये साबित हो जाता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी जिन्हें बड़ा पाक और शफाफ और ऑनरेबल समझा जाता है वहाँ भी बेईमानी होती है, तो फिर क्या हम ये तय कर सकते हैं कि लोग कितने बेईमान हैं? का उत्तर मिलता है पॉल फेल्डमैन की कहानी से। पॉल फेल्डमैन ने सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद बेगल का कारोबार शुरू किया। वो वॉशिंगटन के दफ्तरों में रोज़ सुबह बेगल सप्लाई करते और साथ ही पैसे के लिए बक्सा रख आते। शाम को आते और बेगल का खाली डिब्बा और जितने भी पैसे बक्से में इकट्ठे होते उसे ले जाते। कुछ ही वक्त में कारोबार ने बहुत तरक्की की। उन्होंने कई सालों तक हिसाब रखा, उसे एनालाइज किया तो पाया गया कि औसतन 87% लोग बेगल लेने के बाद पैसे डालते थे। और भी जानकारी मिली इस डेटा से, जैसी बड़ी कंपनीज में चोरी ज़्यादा होती थी, ऊंचे पदों पर बैठे लोग ज़्यादा चोरी करते थे, क्रिसमस जैसे त्यौहार जिन पे परिवार वगैरह का स्ट्रेस होता है उन पे ज़्यादा चोरी होती थी। पर सबसे बड़ी बात जो डेटा से पता चली वो ये कि ज़्यादातर लोग ईमानदार थे, करीब 87%। यहीं पर छोटा सा जिक्र आता है मशहूर अर्थशास्त्री और दार्शनिक एडम स्मिथ की 1759 में लिखी गई किताब द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स का, जो इंसान की एक पॉजिटिव तस्वीर पेश करती है। अगली कहानी में फिर दो समूहों, अमेरिका के वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप या अति दक्षिणपंथी संगठन कू क्लक्स क्लैन और रियल एस्टेट एजेंट, जिन्हें प्रॉपर्टी मार्केट का एक्सपर्ट माना जाता है, के बारे में इकट्ठा किए गए डेटा से ये साबित करने की कोशिश की गई है कि कई बार वो लोग जिन्हें हम एक्सपर्ट्स की संज्ञा देते हैं अपने सूचनात्मक लाभ या इंफॉर्मेशनल एडवांटेज का इस्तेमाल दूसरों से ज़्यादा खुद के फ़ायदे के लिए करते हैं। यहाँ स्टेटसन कैनेडी नाम के शख्स की कहानी बड़ी रोचक है, जिसने कट्टर दक्षिणपंथी परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद के जैसे अति गोपनीय संस्था के राज खोले और इसका प्रभाव कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कहानी का अगला पड़ाव बड़ा ही रोचक है। यहाँ एंड रिजल्ट के साथ साथ आंकड़े इकट्ठा करने और उनका तर्जिया करने का प्रोसेस बहुत मज़ेदार है और उससे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं वैसे कई बार होती नहीं हैं। अब जैसे एक आम राय है कि ड्रग सप्लाई के धंधे में बहुत पैसा है, तो फिर ज़्यादातर ड्रग डीलर इतने गरीब क्यों हैं? इसका जवाब खोजने की कहानी के हीरो हैं सुधीर वेंकटेश, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में सोशियोलॉजी में पीएचडी रिसर्च के दौरान करीब 6 साल शिकागो के बहुत ही गरीब अश्वेत हाउसिंग प्रोजेक्ट, जहाँ के ज़्यादातर बाशिंदे ब्लैक डिसाइपल नाम के ड्रग गैंग से संबंध रखते थे, उनके साथ उनके घरों में गुजारे और अपराध की दुनिया के समाजशास्त्र से संबंधित एक बड़ी ही गहरी जानकारी इकट्ठा की। वेंकटेश की मुलाकात लेविट से हुई और दोनों ने मिलकर एक रिसर्च पेपर लिखा। उन्होंने डेटा के आधार पर गैंग का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया। गैंग में 20 बोर्ड मेंबर्स, जिनकी हर एक की कमाई करीब $5 लाख सालाना थी। उनके नीचे 120 सुपरवाइजर्स, जिनकी औसतन कमाई $1 लाख, और उनके नीचे सैकड़ों की संख्या में ड्रग सप्लायर्स या कह सकते हैं कि प्यादे, जिनकी औसतन कमाई $6000 सालाना। तो बाहर से देखने पर ड्रग्स का कारोबार भले चकाचौंध वाला लगे, पर उसमें कमाई सिर्फ ऊपर बैठे कुछ लोगों की ही है और वो भी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जेल में गुजारते हैं। 80 के दशक में कोकेन एक हाई क्लास ड्रग मानी जाती थी, पर बहुत महंगा होने के कारण इसकी पहुंच आम जनता तक नहीं थी। इसको सस्ता करने का उपाय ये निकाला कि अगर पाउडर्ड कोकेन में बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर पकाया जाए तो कोकेन के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं जो स्मोक किए जा सकते हैं। इससे कोकेन का दक्षिण अमेरिकी देशों में बड़ी संख्या में उत्पादन होने लगा और अमेरिका में ड्रग्स की बाढ़ आ गई और फिर यहीं से अमेरिका में अपराध बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा फैला। लेकिन 90 की दहाई में क्राइम रेट फिर कुछ नीचे आना शुरू हुआ तो इसके बहुत सारे कारण दिए गए, जैसे पुलिस सुधार, गन कंट्रोल के कानून, जेल सिस्टम्स वगैरह। पर इसका जो मुख्य कारण था उस वक्त उस पर किसी की नज़र नहीं गई। हर कारण को जब आंकड़ों और संख्याओं के पैमाने पर नापा तो निकल के आया कि जो कारण समझे जा रहे थे उनका रोल या तो नहीं या फिर बहुत कम था। कई साल के डेटा से पता चला कि कारण था 70 के दशक में कई राज्यों में पास हुआ एबॉर्शन बिल, जिससे महिलाओं को एबॉर्शन करवाने की आज़ादी मिली। इस बिल की वजह से सिर्फ 1980 में ही करीब 16 लाख अबॉर्शन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1995 तक वो पूरी खेप ही जन्म नहीं ले पाई जो अपराधी बन सकती थी।
ज़्यादातर ऐसी महिलाओं की परिस्थिति और दूसरे डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके ये अनुमान लगाया गया। ऐसी ही स्टडीज़ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी हुई, जहाँ यही सब देखने में आया कि अगर औरत को ये अधिकार दिया जाए कि वो कब माँ बनना चाहती है या बनना भी चाहती है या नहीं, तो इसके खुद उसके परिवार पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर दूरगामी सकारात्मक परिणाम होते हैं। चलिए, अगर किसी ने ये तय कर लिया कि वो बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि एक अच्छे माँ बाप की क्या विशेषताएं होती हैं। किसी के लिए भी पेरेंटिंग का एक्सपर्ट होना मुमकिन नहीं है। इसके हर पहलू पर मुख्तलिफ राय होती है। ज़्यादातर पेरेंट्स डरते डरते ही वक्त गुजारते हैं कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे। पेरेंट्स कई बार भावनाओं को ऊपर रखकर रिस्क असेसमेंट में गलतियां कर बैठते हैं। किताब में ऐसे बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जहां पर खतरे से ज़्यादा आक्रोश की पैदाइश देखी जाती है। बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज़ से ये सामने आया है कि बच्चे के भाग्य, उसके भविष्य और उसकी पर्सनैलिटी में 50% हिस्सा उसके जीन्स का होता है, तो फिर बाकी 50% कहाँ से रूप लेता है। 1990 में अमेरिका में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम था अर्ली चाइल्डहुड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसमें बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस का आकलन किया गया और साथ ही दूसरे कई बिंदुओं पर डेटा जुटाया गया, जैसे पारिवारिक और सामाजिक परिवेश, घर की आय, पेरेंट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह। इस तरह के डेटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं रिग्रेशन एनालिसिस जैसे तरीके। दो वेरिएबल्स जिन पे फोकस करना है उन्हें छोड़कर बाकी को कांस्टेंट रखकर आपस में संबंध दर्शाया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस से इसका जवाब तो नहीं मिल सकता कि क्या घर में ज़्यादा किताबें होने से बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस सुधर सकती है, लेकिन इसका जवाब ज़रूर मिल सकता है कि क्या वो बच्चे जिनके घर में ज़्यादा किताबें होती हैं स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। खैर, जब इस सारे डेटा को एनालाइज किया गया तो कुछ बातें निकल के आईं, जैसे अगर अभिभावकों का शैक्षिक स्तर अच्छा है, उनका सामाजिक व आर्थिक स्टेटस अच्छा है, बच्चे पैदा होने के वक्त माँ की उम्र 30 साल से ज़्यादा है और घर में खूब सारी किताबें हैं, तो बच्चे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही पारंपरिक ज्ञान के विपरीत भी बातें आईं कि कुछ चीज़ों का बच्चे के भविष्य पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता, जैसे माता पिता दोनों का साथ रहना, माँ का बच्चा बड़ा होने तक नौकरी ना करना, शहर के अच्छे इलाके में रहना, रोज़ पिटाई करना, ज़्यादा टीवी देखना वगैरह। हालांकि इसमें अपवाद बिल्कुल हो सकते हैं और होते भी हैं। इसलिए कहा भी गया है कि रिग्रेशन एनालिसिस जैसे तरीके विज्ञान से ज़्यादा एक कला है। ये दर्शाते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है, पर ज़रूरी नहीं कि समाज का हर इंसान भी उसी दिशा में जा रहा हो। किताब के आखिरी हिस्से में और भी कई नुक्तों पर आंकड़ों का तर्जिया किया जाता है और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि डेटा या स्टैटिस्टिक्स का संसार नैतिकता और आदर्शवाद से परे होता है। ये वास्तविक संसार के दर्शन करवाता है। लेविट की कुछ पन्नों की जीवनी और उनसे सवालों जवाबों के साथ हमारी किताब की इतिश्री होती है। यहाँ मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि किताब में हर निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए कौन से आंकड़े किस तरह इकट्ठा किए गए और उनको एनालाइज करने के लिए कौन से टूल्स और एल्गोरिदम्स डेवलप किए गए, इसका विस्तार से ब्यौरा है। खैर, ये किताब बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देती है। आशा है आपको जानकारी मिली होगी और किताब के बारे में जिज्ञासा बनी होगी। अगली किताब, अगले सारांश तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।